Hello everyone, this is Neha Goyal and welcome to my channel JRF Prep Academy. So JRF Prep Academy पर आज जुड़े हैं और मेरे साथ आप पढ़ते हैं एजुकेशन पेपर 2, साथ ही साथ हम पेपर 1 की तैयारी भी आपको जल्दी ही कराने वाले हैं। तो आज पेपर 2 के लिए मैं लेकर आई हूँ, एजुकेशन में पढ़ाती हूँ। जैसे मैंने अपना चैनल का नाम भी रखा है JRF Prep Academy नेट एजुकेशन। तो जो लोग JRF क्रैक करना चाहते हैं, नेट क्रैक करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी जो हम क्लास करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो हम करने वाले हैं। ये भी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो यूपीएचईएससी, यूपीजीडीसी, यूजीसी नेट, जितने भी आपके जो एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सभी के लिए ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपीएचईएससी का जो पेपर है वही सोल्व करेंगे हम। काफी सब्जेक्टिव पेपर बनाया गया था लेकिन पेपर इजी था। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर आया था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इज और आर। वैज्ञानिक पद्धति की सीमाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वैज्ञानिक पद्धति सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग व्यक्ति और पर्यावरण की पूर्ण समृद्धि और जटिलता को नहीं पकड़ सकता। मापन उपकरणों में सदैव कुछ न कुछ त्रुटि होती है और यह प्रतिभागी को वास्तविक या संभावित हानि से हमेशा सुरक्षित नहीं रखती। तो आपको 4 कोड्स दिए गए हैं, फटाफट से अंदाजा लगाएंगे कि क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 1 2 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है, आंसर जो है करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि मेरे पास ये थोड़ा इंग्लिश में नहीं था ऑप्शंस, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। यहाँ पर आपको सारा कुछ इंग्लिश में बताया हुआ है, देखिएगा। हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, हमारा जो साइंटिफिक मेथड होता है, कैन नॉट आंसर ऑल क्वेश्चंस। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग हम व्यक्ति और पर्यावरण की पूर्ण समृद्धि और जटिलता को कभी भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यूज होती हैं ये हमारी साइंटिफिक मेथड से परे होती है। हमारी यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड कैन नॉट कैप्चर द फुल रिचनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंडिविजुअल और एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, मापन उपकरणों में सदैव कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। ठीक है, मापन उपकरणों में हमेशा सदैव कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नीड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एज पर द अब्राहम मैस्लोज थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने हमारा हायरार्की का एक पदानुक्रम दिया था, जिसको हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स में निम्न से उच्चतर स्तर में आपको लगाना है। तो क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे पहले आएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे पहले आता है क्या? नहीं, है ना, नहीं आएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जहां पर पहले होगा हम वहां से काट देंगे। सोशल नीड्स सबसे पहले नहीं आती है, सेफ्टी नीड्स सबसे पहले नहीं आती है। ठीक है, हमने जब क्वेश्चन करना होता है तो यही लॉजिक लगाने होते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले हमारा ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, सेफ्टी नीड आता है, फिर आता है सोशल नीड, फिर आता है सेल्फ एस्टीम और सबसे बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पर आता है। तो हमारा डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड दी गई है। देखिए एक बंदा यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ रहा है, तो मतलब धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आती है, जिसमें हमारा खाना पीना, सोना, नींद लेना, हमारी डिजायर्स जो होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो होती हैं। फिर आती है सेफ्टी नीड, जैसे पैसे को लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है, पैसे को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, है ना, अपने जॉब को लेकर के, जॉब सिक्योरिटी होना, होम, अपने के पास घर होना, है ना, अपना अपना घर ना घर होना। तो ये हमारी सेफ्टी नीड में आती है। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड आती है, जिसमें हम किसी से मतलब रिलेशन रखते हैं, दोस्ती करते हैं, सोशल रिलेशन बनाते हैं, है ना, और किसी से मतलब अटैच्ड फील करते हैं अपने आप को। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, इसमें हम सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमारा कोई दोस्त हो जो हमारी सुने, हमारी माने। ठीक है, उसके बाद आता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड होती है कि हम जो कुछ बनना चाहते हैं उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जैसे क्लास में फर्स्ट आ जाना, है ना, क्लास में फर्स्ट आ जाना, फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेना, जो हम चाहते थे वो हम कर रहे होते हैं। और सबसे बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। 5th नंबर की नीड होती है ये हमारी। ठीक है, 5th नंबर की नीड होती है हमारी ये, और सबसे अपर में मतलब सबसे हाईएस्ट नीड होती है ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड के अकॉर्डिंग।
तो ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर आया सेफ्टी, फिर आया लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिमिटेशन ऑफ द साइंटिफिक, ओके ओके सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का एक प्रकार यहाँ पर नहीं है, पूछा गया है आपसे। क्या उसको नेटवर्किंग कहते हैं, क्या उसको संवादात्मक यानी कि कन्वर्सेशनल या डायलॉग कहते हैं, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं। हमारी जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग होती है, अगर हम बेसिकली देखिए तो उसमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हमारी डायलॉजिक भी होती है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी उसमें होता है और सिमुलेशन भी होता है। लेकिन क्या होता है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग हम दो कंप्यूटर्स को जब एक साथ जोड़ते हैं तो उसको नेटवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, दो कंप्यूटर्स का कनेक्शन जब हम बनाते हैं उसको नेटवर्किंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का एक प्रकार नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है के अकॉर्डिंग आपका नेटवर्किंग नहीं होगा। ठीक है, नेटवर्किंग क्या है, वह एक प्रक्रिया है जिसमें हम शिक्षण और अधिगम के लिए कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा जो विद्यार्थी होता है, लर्नर होता है, वो कंप्यूटर के बीच प्रत्यक्ष सॉरी विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच में हमारी प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है हमारे विद्यार्थी, हमारा जो लर्नर है और कंप्यूटर के बीच में। तो संवादात्मक विधि इसके अंदर होती है और नेटवर्किंग नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमारी अभ्यास और पुनरावृत्ति भी होती है, जिसमें हम विद्यार्थी बार बार अभ्यास करता है ना, बार बार प्रैक्टिस करता है और किसी भी काम को जो है सीखता है, सुदृढ़ीकरण लाता है अपने अंदर किसी काम को करने का। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। और सिमुलेशन, सिमुलेशन क्या है, ये प्रेजेंट करता है रियल लाइफ सिचुएशन ऑन अ कंप्यूटर सो दैट लर्नर कैन लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ CAL, CAL का टाइप है ये। ठीक है, नेटवर्किंग जैसे मैंने आपको बताया कि वही होता है। समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। किस पर्पस के लिए हम समेटिव यानी कि समापनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के आधार पर हम ग्रेड देते हैं उनको और पदोन्नति निर्धारित करते हैं। पाठ के दौरान प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। अगर आप याद करेंगे तो हमने ये काफी बार पढ़ा है कि पाठ के दौरान या फिर लेसन ड्यूरिंग अ क्लास, है ना, ड्यूरिंग अ क्लास हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज हम करते हैं। शिक्षण तकनीकों में संशोधन करना यानी कि मॉडिफाई करना टीचिंग टेक्निक्स को। तो ये टीचिंग टेक्निक्स को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही करते हैं, क्योंकि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट से फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने के बाद अपने शिक्षण तकनीकों में हम मॉडिफाई करते हैं हमारी टीचिंग टेक्निक्स या टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो भी हम यूज कर रहे होते हैं, ताकि बच्चों को और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों का निदान करना यानी कि डायग्नोज करना, साइंटिफिक सॉरी स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज को, तो ये हमारा डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, वो करता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है वो करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों की उपलब्धि के आधार पर हम बच्चों को ग्रेड दे रहे हैं, पदोन्नति निर्धारित कर रहे हैं उनकी, है ना, उनको क्या कर रहे हैं, assessing grades based on learners achievement and deciding promotion। मतलब अगली क्लास में वो जाएगा या नहीं जाएगा इसका निर्धारण हम करते हैं, तो इसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। बाकी तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों पॉइंट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट के हैं और ये हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट का है, जिसमें हम फिर रिमेडियल टीचिंग देते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में निदान मतलब कठिनाइयों की पहचान करते हैं, डायग्नोज करते हैं और हम फिर रिमेडियल टीचिंग के थ्रू इसको ओवरकम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which method of reliability use dichotomous scoring of students response। dichotomous का मतलब होता है हमारे पास दो मेथड होंगे या दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो हमारे जैसे आपने सुना होगा बाइनरी, है ना, बाइनरी का मतलब होता है हमेशा दो हमारे पास चीजें होना, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है द्विखंडी अंकन करना। विश्वसनीयता निर्धारण की कौन सी विधि में विद्यार्थी की प्रतिक्रियाओं का हम द्विखंडी अंकन करते हैं, है ना। द्विखंडी अंकन का मतलब है या तो एक होगा या जीरो होगा, है ना। तो उसमें हमारी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, रिलायबिलिटी पूछा गया है।
तो सही बोल रही थी मैं। कुडर रिचर्डसन मेथड आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा बी। इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं, इसको पैरेलल फॉर्म भी कहा जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। और टेस्ट रीटेस्ट तो आपको पता ही है कि हम जब एक टेस्ट को एक बार कर लेते हैं और उसको फिर हम उसी पॉपुलेशन पर सेम सिचुएशन में दोबारा फिर से अप्लाई करते हैं तो उसको टेस्ट रीटेस्ट मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पर कुडर रिचर्डसन विधि होती है जिसमें हम KR20 और KR21 का यूज करते हैं। देखिएगा ये रहा, बाकी ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, तो इसके बारे में आप खुद से पढ़ लेंगे। टेस्ट टेस्ट का जो कीवर्ड होता है वो होता है स्टेबिलिटी, है ना। सेम टेस्ट 2 टाइम्स आप यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, और टाइम स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर आता है इक्विवेलेंट फॉर्म, समतुल्य रूप, यानी कि इक्विवेलेंस फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसको हम टू सिमिलर टेस्ट बनाते हैं, जिसमें हम टू सिमिलर टेस्ट बनाते हैं। जैसे हमने आपको देखा होगा कई बार हमारा जो नेट का एग्जाम हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, हमारा जो पेपर हुआ है, कई बार हमने 2 शिफ्ट में पेपर दिया है ना। 2 शिफ्ट में पेपर दिया है, तो सेम आपकी डिफिकल्टी का पेपर जो है बनाया जाता है, उसमें उतनी ही डिफिकल्टी के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। बस पैरेलल फॉर्म का मतलब होता है एक जैसे सिमिलर डिफिकल्टी के टेस्ट को बना देना, और उस सिमिलर डिफिकल्टी के टेस्ट को जो है फिर हम अपनी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए होता है, फॉर्म कंसिस्टेंसी, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, स्प्लिट हाफ होता है आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। इसमें टेस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर हम उसमें जांच करते हैं कि कौन सा इतनी डिफिकल्टी का टेस्ट है, कौन सा ज्यादा डिफिकल्टी का टेस्ट है, तो ये सब चीज वहां पर चेक होती है। कंसिस्टेंसी विद इन टेस्ट, है ना। इनके कीवर्ड्स याद रखना, ये आपका जो कब यूज होता है ये लिखा हुआ है ना, ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं। ये फॉर्म करता है कंसिस्टेंसी को, ये टाइम स्टेबिलिटी चेक करता है टेस्ट टेस्ट, और आपकी कंसिस्टेंसी विद इन टेस्ट होती है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में। उसके बाद आपका 1 और 0 स्कोरिंग वाले जो आइटम्स होते हैं वो हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं टूटर रिचर्डसन में। जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जैसे आपको सही या गलत हो, है ना, ट्रू फॉल्स, है ना, यही होता है। फिर आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं एमसीक्यू टाइप के होते हैं, तो उनमें आपको चूज ही करना होता है, हमेशा एक बेस्ट आंसर आपको ढूंढना होता है। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आता है जिसमें आपको जैसे मेल है या फीमेल है, कोई भी इंसान मेल होगा या फीमेल होगा, इंसान होगा या, वैसे तो कई सारी वो होती है, लेकिन मेल या फीमेल आप कह सकते हैं, लड़का या लड़की आप कह सकते हैं, आदमी या औरत आप कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह के आपके पास जब 2 बाइनरी स्कोरिंग वाले आइटम्स होते हैं तो उसको आप हुडर रिचर्डसन 20 या 21 कहते हैं। क्रोनबेक अल्फा भी हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करता है, और मल्टी पॉइंट स्कोरिंग ये देता है आपको, लाइक आपका लिकर्ट स्केल, है ना। लिकर्ट स्केल सभी ने सुना होगा, है ना, रेलेस लिकर्ट ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको देखिएगा मैंने जो कुछ बताया है आपको वही सब कुछ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। जेट स्कूल का मानक विचलन 1 होता है, तो अगर हम फर्स्ट ही आपको ऑप्शन पढ़ते हैं तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही चला जाता है ना, सही चला जाता है। टी स्कोर जेड स्कोर को पुनः मापांकित करके नकारात्मक मानों को समाप्त करता है। टी स्कोर जो है जेड स्कोर को क्या करता है, इलिमिनेट करता है नेगेटिव वैल्यू बाय रीस्केलिंग जेड स्कोर, ये भी ठीक है। सी जो आपका सी स्कोर होता है स्टेनाइन वितरण को 9 समान इकाइयों में विभाजित करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ग्रेडिंग प्रदर्शन के मापदंडों से ग्रेडिंग जो होती है वो प्रदर्शन के मानदंडों से स्वतंत्र पूर्ण परम स्केलिंग का एक रूप है, तो ये ऐसा नहीं होता है। हमारी जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट स्केलिंग, नहीं, ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, नहीं भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो स्केलिंग है कहते हैं ग्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट स्केलिंग, नहीं एब्सोल्यूट स्केलिंग नहीं, रिलेटिव भी हो सकती है, और प्रकार की आपकी जो होती है स्केलिंग हो सकती है। यहाँ पर हमारे जो करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट के अनुसार हमारा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड करेक्ट हो जाता है। जहाँ पर 4 है, हर एक में 4 है ना, हर एक में 4 है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन द एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट।
1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है, रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, ग्रेडिंग टिपिकली रिलाइज ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस, है ना, रिलेटिव परफॉर्मेंस आपकी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है ना। रिलेटिव मतलब आपके जब ग्रेड्स आपको दिए जाते हैं तो आपको एक ऑर्डिनल स्केल पे आपको रख करके देखा जाता है, जिसमें आपको अपने ही ग्रुप के इंसान से, जैसे आपने नेट का एग्जाम दिया होगा, नीट का एग्जाम दिया होगा, उसमें सबका जो आपकी पोजीशन होती है वो रिलेटिव पोजीशन देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पास है या फेल है, आपका क्या आपकी जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारा जो परसेंटाइल रैंक था नहीं आता था, लेकिन अब परसेंटाइल रैंक भी आने लगा है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी रिलेटिव पोजीशन देखा जाता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम एक की परफॉर्मेंस को दूसरे की परफॉर्मेंस से जो होते हैं कंपेयर कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। पीडीएफ अगर आपको पाना है तो हमारे ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा। आपको ग्रुप जो है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगी, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बजटिंग इन एजुकेशन मीन्स, हमारा जो बजटिंग होता है एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में हम बजटिंग का मीनिंग क्या निकालते हैं? डिजाइनिंग अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ पैथिलिटेट, है ना, प्लेथिडेट would sustain the execution of quality educational processes in the educational institution within a given fiscal year। तो हमारा जो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं हम, बाकी स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। किसी शैक्षणिक संस्थान में एक निर्धारित वित्तीय वर्ष के भीतर हम गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं के संचालन को बनाए रखने के लिए वित्तीय रूपरेखा की योजना तैयार करते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम शिक्षा में बजट निर्माण कहते हैं। ठीक है, शिक्षा में बजट का मतलब यही होता है। तो वित्तीय खाका एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जब हम बना रहे होते हैं तो इसी को कहा जाता है आपका बजट। ठीक है, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है आपका ये सस्टेनिंग क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना, और ये एक निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर आपका दोबारा से बजट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबर एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करेंगे। एजर्शन कह रहा है SWOT इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सिचुएशनल एनालिसिस टूल, और रीजन क्या कह रहा है? SWOT इज यूज्ड एज अ इनपुट इनटू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस एंड इज ऑल्सो अप्लाइड टू इवेलुएट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज। तो क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी है नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। तो हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन? SWOT का उपयोग एक स्थितिजन्य विश्लेषण उपकरण के रूप में भी किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। SWOT का उपयोग रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया में इनपुट के रूप में किया जाता है तथा यह स्थिति का मूल्यांकन शक्तियों और क्षमताओं को संदर्भित करते हेतु भी प्रयुक्त होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है और आई थिंक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक बार हम चेक कर लेंगे आंसर को। तो हमारी जो स्टेटमेंट 1 है बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी सही है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो SWOT एनालिसिस है क्या? SWOT एनालिसिस है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ। देखिएगा, स्ट्रेंथ SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, opportunities and threats, है ना, रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन। हमारी जो SWOT विश्लेषण होती है वो एक रणनीतिक योजना उपकरण है जिसका उपयोग हम किसी संस्था या परिस्थिति की ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरों की पहचान के लिए करते हैं। तो एल्बर्ट हम्फ्री ने इसको जो है डेवलप किया था 1960s में। ठीक है, 1960s में, और ये आपकी स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा जो मैंने यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी दिया है, तो ये हमारा जो एस होता है, यानी कि SWOT में जो एस होता है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी मजबूती, है ना। स्ट्रेंथ्स आर द इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स दैट गिव एन एडवांटेज। हमारे पास जो एडवांटेज होती है, शक्तियां पे आंतरिक सकारात्मक तत्व होते हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, इसको इंटरनल कहा जाता है,
और इसको भी इंटरनल कहा जाता है। SW का मतलब होता है ये आपकी दोनों ही, आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं आपकी आंतरिक होती हैं, आपकी खुद की होती हैं। तो वे कमजोरियां, देखिएगा शक्तियां वे आंतरिक सकारात्मक तत्व होते हैं जो संस्था को बढ़ावा देते हैं, बढ़त देते हैं। फिर आपकी कमजोरियां क्या है, वे आंतरिक कमियां हैं या सीमाएं होती हैं जो प्रगति में आपकी बाधा बनती है। फिर तीसरा ऑप्शन है आपके, तीसरा जो आपका है वो है अपॉर्चुनिटी, SWO। ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज होना। वो आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं वो आपकी हमेशा इंटरनल होती है। स्वॉट एनालिसिस में हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी जो भी शक्तियां होती हैं, मजबूतियां होती हैं, और आपकी जो कमजोरियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, वो हमेशा आपकी इंटरनल होती है। जबकि आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जब आपके अवसर मिलते हैं, वो आपकी बाहरी परिस्थितियां, वह आपकी बाहरी परिस्थितियां होती हैं जो विकास में आपके सहायक हो सकती हैं। वे आपकी बेनिफिशियल हो सकती हैं, आपके एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। और थ्रेट क्या होता है, थ्रेट आपके वो बाहरी खतरे होते हैं जो जोखिम या चुनौतियां आपको दे सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये चारों का मतलब आपका निकल आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका क्षमता आधारित यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच की यहाँ पर बात हो रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच टू करिकुलम इवेल्युएशन प्राइमरली फोकस करता है प्राइमरली किस पर, हमारा जो क्षमता आधारित दृष्टिकोण होता है वो पाठ्यचर्या के मूल्यांकन का मुख्य ध्यान किस पर होता है। तो शिक्षार्थियों के बीच मानक संदर्भित तुलना करना नहीं, है ना। मानक संदर्भित तुलना आपकी जो नॉर्म रेफरेंस होती है ना, वो नहीं होता है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। शिक्षक संतुष्टि सर्वेक्षण करना मतलब टीचर की सेटिस्फेक्शन सर्वे करना, नहीं भाई ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है ऑप्शन सी यानी कि पूर्व निर्धारित प्रदर्शन मानकों का मापन करना, यानी कि आपकी मेजरमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। और फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है कि पाठ्यचर्या विषय वस्तु के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना, यानी कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम कंटेंट। तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं, हमारा जो ऑप्शन होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है कि हम कोई प्री डिटरमाइंड हमारा क्राइटेरिया है जिसके साथ हम परफॉर्मेंस को जो है मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारी पूर्व निर्धारित प्रदर्शन मानकों का मापन करता है। क्षमता आधारित दृष्टिकोण में यह देखा जाता है कि आपके शिक्षार्थी ने निर्धारित आपकी जो दक्षताएं हैं, जो आपकी आपने कॉम्पिटेंसीज जो आपने निर्धारित की थी, उनको वो इस स्तर तक प्राप्त कर पाया है बच्चा, जो भी हमारा लर्नर है। इसमें हम पहले से दी गई आपके प्रदर्शन मानक यानी कि आपके लर्निंग आउटकम्स और स्टैंडर्ड होते हैं, जिस पर हमें मूल्यांकन करके इन्हीं के आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है, प्री डिटरमाइंड जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपका सी टेट का एग्जाम है, यूपी टेट का एग्जाम है, उसमें आपको पता है कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, तो आप हमेशा प्रयास करते हैं कि मैं इतने मार्क्स तो कम से कम लेकर के आऊं, है ना। आपको पता है कि आपको 33% मार्क्स पर आपको पास होना है। आपको किसी भी एग्जाम में अगर 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में से आपको हमेशा पता होता है कि आपको 33% मार्क्स चाहिए। और अगर किसी कारण से किसी भी बच्चे की, किसी भी लर्नर की तैयारी नहीं हो पाई है, तो वो हमेशा ये फोकस करके चलता है कि मेरा जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है, उसमें प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया क्या है, आपके 33 मार्क्स लेकर के आना, है ना। 33 मार्क्स लेकर के आना आपके 100 में से, है ना। 100 में से आपको 33 मार्क्स लेकर के आने होते हैं हमेशा। आपका जो भी पेपर ज्यादातर देखा गया है उसमें से आपको 33 मार्क्स लेकर के आने होते हैं, जो आपकी प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है। तो 100 में से 33 मार्क्स बच्चे को लेकर के आने होते हैं। जब हम 6 7 8 9 में इसमें होते हैं ग्रेड समय, जब हमें मार्क्स वगैरह मिलते हैं, तो हमें पता होता है कि हर एक सब्जेक्ट में हमारे लिए 100 में से 33 मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। तो हम फोकस यही लेकर के चलते हैं कि हमारी जो प्री डिटरमाइंड हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा जो स्टैंडर्ड है, उसको हम मीट कर पाए, मैच कर पाए। तो यही हमारा पूर्व निर्धारित प्रदर्शन मानक होते हैं, इसमें हमारी कॉम्पिटेंसी को चेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है इस प्रयोग से निकाला गया निष्कर्ष की कई प्रयासों के बाद भी पशु निरर्थक गतिविधियों को छोड़कर केवल मुक्त होने की क्रिया का प्रयोग करना सीख जाते हैं। ये सिद्धांत से संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है, ये कंक्लूजन निकला है एक्सपेरिमेंट के बाद कि आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स एनिमल्स लर्न टू यूज द रिलायंस मैकेनिज्म विदाउट रिसोर्टिंग टू यूजलेस movements is associated with which theory। तो हमारा जो वर्ड आया है यहाँ पर आफ्टर अ नंबर हो ट्रायल, ट्रायल यानी कि पशु
कई प्रयासों के बाद भी पशु निरर्थक विधियों गतिविधियों को छोड़ करके केवल मुक्त होने की क्रिया का प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो ये हमारा जो वर्ड है, यही हमारा एक की वर्ड है हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की थ्योरी का। ट्रायल एंड एरर इन्होंने दिया था थॉर्नडाइक ने, हमारे बाकी ऑप्शंस में पढ़ने की भी जरूरत नहीं। यही हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एडवर्ड थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने एक पजल बॉक्स में इसको बंद कर दिया था और बहुत ज्यादा भूखी थी बिल्ली। फिर प्रोसेस क्या थी, मतलब शुरुआत में बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई तरह के इन्होंने बिल्ली ने जो है कुछ तरह के मतलब ट्रायल एंड एरर उसकी उस जर्नी में आए। जो भी उसको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उसमें कई सारे उसने गलत और निरर्थक प्रयास किए थे। और उन प्रयासों के द्वारा ही बाद में कंक्लूजन क्या निकला कि बार बार अभ्यास करने से हमारी जो बिल्ली है वो गलतियां कम करती चली गई। धीरे धीरे करके उसकी जो त्रुटियां थी, जो उस मतलब ट्राई करने के बाद बाद उसके जो एरर्स आ रहे थे, उन एरर्स को जो है वो कम करती चली गई। हर एक प्रयास के बाद उसका जो किसी काम को करने का तरीका था, वो एरर जो है कम होता चला गया। और सीधे आपकी जो बिल्ली है वो लीवर दबाकर बाहर निकलने के लिए मतलब रेडी हो चुकी थी। बार बार जब उसने प्रयास किया, तो उस प्रक्रिया से उसने यही सीखा कि हमारा जो लर्निंग होती है वो हमेशा हमारी ट्रायल एंड एरर से होती है। और ये सिद्धांत जो है ये दर्शाता है कि सीखना हमेशा प्रयास और गलती सुधारने की एक प्रक्रिया होती है। तो यही हमारा सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्पेशली टाइटल्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो हमारे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हमारे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण शीर्षक से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 21 है या अनुच्छेद 30? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा आपका आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इसमें आपकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को लेकर के बात होती है। फिर हमारा आर्टिकल 28 जो है, जो हमारे सारे ऑप्शन उनको देख रहे हैं हम एक बार। प्रोविजन रिलेटेड टू द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपका 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और राइट टू माइनॉरिटीज एंड टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हमारा आर्टिकल 30 है। तो हमारे चारों ऑप्शंस को हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शैक्षिक मूल्यांकन में ई पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्य रूप से किसका समर्थन करता है? तो मुख्य रूप से हमारा यूज ऑफ ई पोर्टफोलियो एजुकेशनल असेसमेंट प्राइमरली सपोर्ट करता है किसको? क्या रूपात्मक मूल्यांकन का प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कई विद्यार्थियों की मानक संदर्भित रैंकिंग करना, केवल विद्यार्थियों की मानक संदर्भित रैंकिंग करना, गुणात्मक मूल्यांकन विधियों का उन्मूलन करना, और शिक्षार्थियों की प्रगति का बेहतर अभिलेखन और प्रतिबिंबित अभ्यास देखना। तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? फटाफट से सोचेंगे। क्या आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, है ना? ऑप्शन डी, जहां पर हमारे शिक्षार्थी की प्रगति का हम निरंतर अभिलेखन करते हैं और प्रतिबिंबित अभ्यास देखते हैं, मतलब कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। तो हमारा शैक्षिक मूल्यांकन का ई पोर्टफोलियो होता है ना? ई पोर्टफोलियो इसी का समर्थन करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो ई पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्य रूप से हम कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मापन का वह कौन सा स्तर है जिसमें समान अंतरालों की सार्थक व्याख्या संभव होती है लेकिन सच्चा शून्य बिंदु नहीं होता है? मतलब यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट जो है नहीं होगा, लेकिन मेजरमेंट्स परमिट करता है मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वल इंटरवल्स। देखिएगा, क्वेश्चन का कीवर्ड यहीं पर दिया हुआ है, काफी अच्छा पेपर बना हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरवल, क्योंकि ऑर्डिनल में हम सिर्फ और सिर्फ रैंक्स देते हैं बच्चों को, और नॉमिनल को हम नाम मात्र सभी कहते हैं। तो नाम मात्र मतलब हम सिर्फ और सिर्फ नाम दे करके चलते हैं। रेशियो जो होता है, रेशियो में हमारा ट्रू जीरो होता है, ट्रू जीरो पॉइंट इसमें होता है। ठीक है, ट्रू जीरो, जीरो। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे फटाफट से। तो इंटरवल स्केल जो होती है, मापन की इकाइयों के बीच में हम दूरी या अंतर समान होता है। जैसे आपने थर्मामीटर को देखा होगा, थर्मामीटर में आपका एक इक्वल इंटरवल होता है, ठीक है। तापमान हम सेल्सियस में मापते हैं, यहाँ पर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस का उतना ही होता है जितना कि हमारा 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। तो हमारे इक्वल इंटरवल्स इसमें पाए जाते हैं। ट्रू जीरो में आपका वास्तविक शून्य हमारा इसमें जो है नहीं होता है। क्रमिक आपका, जैसे आपने किसी को प्रथम और द्वितीय, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि रैंक में लगाना होता है आपको, कौन फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कौन थर्ड आया है। तो इसमें आपके जो इक्वल होते हैं वो आपके जो अंतराल होते हैं वो इक्वल नहीं होते, समान नहीं होते हैं। अनुपात होता है आपका रेशियो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन आपका जो सी था उसमें था रेशियो। तो रेशियो स्केल में आपका इंटरवल तो आपके समान होते ही हैं, आपका सच्चे शून्य भी होता है इसमें, ठीक है। जैसे आपका वजन होगा, है ना, आपकी लंबाई होगी, ठीक है। चलो, अब नाम मात्र में आपका केवल वस्तुओं का हम नाम देते हैं या श्रेणियों में हम वर्गीकृत करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस्टर एक्स पुट्स द ब्लेम ऑफ हिज co-workers for the failure of the project assigned to him. This is the example of which type of indirect adjustment. हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है डिफेंस मैकेनिज्म का, डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया है, काफी प्यारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। श्री एक्स ने अपने सहकर्मियों को उस परियोजना की असफलता के लिए दोषी ठहराते हैं जो उन्हें सौंपी गई थी। तो यह अप्रत्यक्ष समायोजन के किस प्रकार का उदाहरण है? तो क्या इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, क्या इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं? तो क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर? यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन इसका आंसर होने वाला है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? एक प्रक्षेपण, आपका एक रक्षा तंत्र होता है जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों, भावनाओं और कमियों को दूसरों पर थोप देता है ना। तो दूसरों पर जब हम किसी गलती को अपनी थोपते हैं तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, और इसमें प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म आपका होता है, ठीक है, प्रक्षेपण कहा जाता है इसको। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के गुणों को अपनाता है, और दमन में अवांछित विचारों को दबा लिया जाता है। उर्ध्वपतन यानी कि आपका सब्लिमेशन जो है, इसमें नकारात्मक ऊर्जा को हम किसी सकारात्मक कार्य में बदल देते हैं, इसी को ही आपका सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस द मेथड ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। आपने अगर ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च पढ़ा है, तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में एक वर्ड आता है कांस्टेंट कंपैरिजन ऑफ डेटा। जब हम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च ये कहता है कि आपका जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप कंस्टेंट कंपैरिजन करेंगे आपके कलेक्टेड डेटा से, है ना। कंस्टेंट कंपैरिजन आपकी गुणात्मक आंकड़ा विश्लेषण में निरंतर तुलना विधि मुख्यतः आपके संबंधित होती है। आपकी किससे संबंधित होती है? जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की एक ये खासियत होती है ना। इसमें आपका कंस्टेंट कंपैरिजन चलता है डेटा का, और डेटा को जब तक कलेक्ट किया जाता है जब तक कि हमें उस डेटा से कोई मीनिंग नहीं निकलना बंद हो जाता है। तो बाकी आंसर्स आपके सही नहीं होंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो निरंतर तुलना विधि आपका कंस्टेंट कंपैरिजन मेथड, इसका एक कीवर्ड है कंस्टेंट कंपैरिजन मेथड, को आप इसके अंदर रख सकते हैं। गुणात्मक अनुसंधान में डेटा के विभिन्न हिस्सों को बार बार हम तुलना करते हैं, और आपका जो पैटर्न और श्रेणी होती है वो विकसित की जाती है। फिर आपका कंस्टेंट, यह विधि आपकी विशेष रूप से ग्राउंडेड थ्योरी में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ आपका जो थ्योरी है, थ्योरी बिल्डिंग ही हमारी उस डेटा के अनुसार ही होती है। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई आपको दी हुई है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा ग्रुप जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यालय आयु के बच्चों में विशिष्ट अधिगम अक्षमता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? कौन सा सबसे उपयुक्त है? जब अगर हम चाहते हैं कि एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इन स्कूल एज्ड चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन की हमें डिफिकल्टी लर्निंग डिसेबिलिटीज को जो है आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे जो आपका अप्रोप्रिएट होगा वो क्या मेथड होगा? केवल हम सामान्य बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं, यानी कि आपका जो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ओनली वर्ड आ गया है या अलोन वर्ड आ गया है, तो ये ऑप्शन ए हमारा कट जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, मानकीकृत मापों के बिना सहपाठियों से हम तुलना करते हैं। तो आपकी पीयर कंपैरिजन अगर हम करेंगे विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थियों का, तो ये भी हमारा गलत होगा, है ना। स्टैंडर्डाइज मेजर के साथ हम
मानकीकृत करेंगे, वो सहपाठियों की तुलना करेंगे बच्चों की। पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन और मनोशैक्षणिक मूल्यांकन, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। करिकुलम बेस्ड असेसमेंट करेंगे कि बच्चा जो है करिकुलम को कितना जो है समझ पा रहा है, कितना जो है उसकी जानकारी ग्रहण कर पा रहा है। और मनोशैक्षणिक मूल्यांकन यानी कि आपका साइको एजुकेशनल इवेल्युएशन भी बच्चों का हम करेंगे, और उसी से ही हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज का जो है पता चलेगा, लर्निंग डिफिकल्टीज का पता लगेगा। केवल शारीरिक एक क्षमता का अवलोकन करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे हम फिजिकल इम्पेयरमेंट को, तो फिजिकल इम्पेयरमेंट नहीं, हो सकता है बच्चे को कुछ सुनाई देने में वैसे दिक्कत हो, तो फिजिकली अगर हम ऐसे आवश्यकता का अवलोकन करेंगे तो अवलोकन के हिसाब से हमें पता नहीं लग पाएगा बच्चे की डिफिकल्टीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आपका मनोशैक्षिक मूल्यांकन, जैसे आपने पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन के बारे में पढ़ा हुआ, लेकिन मनोशैक्षणिक मूल्यांकन यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या है? ये एक ऐसी स्तृत प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे का हम संज्ञानात्मक क्षमता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज बच्चे की चेक करने की, जैसे आपके बच्चे की याददाश्त कैसी है, सोचने की क्षमता कैसी है, कैसा वो सोचता है बच्चा। आपकी जो शैक्षणिक कौशल है, जैसे आपने देखा होगा मनोशैक्षिक लिखा हुआ है, मनोशैक्षिक, मनोशैक्षिक का मतलब होता है आपकी साइको एजुकेशनल। साइको एजुकेशनल का मतलब है आपकी शैक्षणिक कौशल, जैसे कि आपका पढ़ना लिखना कैसा है बच्चे का पढ़ना लिखना। जैसे हमारी एनईपी 2020 ने भी कहा है अभी कि आपको जो है बेसिक न्यूमरेसी आपके अंदर होनी चाहिए, बेसिक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आपका पढ़ना लिखना और अंकगणित आता है ना। तो वही आपका परीक्षण किया जाता है, जिसमें हम सीखने में आने वाली विशिष्ट बाधाओं की पहचान करते हैं, है ना, और पहचान करके उनको ओवरकम करने का प्रयास करते हैं। चलो, तो आपका जो आईक्यू होता है वो केवल आपकी आईक्यू टेस्ट केवल आपकी क्षमता को मापता है, लेकिन ये आपकी विशिष्ट अधिगम क्षमता को सटीक तरीके से नहीं पहचान पाता है। मानकीकृत मापों के बिना हम सहपाठी से तुलना करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, और आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति के तर्कसंगत चयन दृष्टिकोण के अनुसार एक द रैशनल चॉइस अप्रोच टू पॉलिटिक्स एज्यूम दैट, हमारी जो रैशनल चॉइस अप्रोच है या रैशनल चॉइस थ्योरी है वो पॉलिटिक्स में एज्यूम करती है राजनीतिक व्यवस्थाएं बिना प्रतिपुष्टि तंत्र की संचालित होती है, यानी कि आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम होती है वो ऑपरेट होते हैं विदाउट फीडबैक मैकेनिज्म। क्या ऐसा है? सामूहिक व्यवहार तर्कहीन तथा अप्रत्याशित होता है, कलेक्टिव बिहेवियर इज इरेशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक व्यवहार केवल सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होता है, आपका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो आपकी शेप होता है ओनली बाय कल्चरल नॉर्म्स। और फोर्थ ऑप्शन आपको कह रहा है विद्यार्थी अपनी गणनात्मक प्राथमिकताओं के आधार पर अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो आपको सबसे जो अप्रोप्रिएट लग रहा होगा इन माय व्यू, जो रैशनल चॉइस अप्रोच है या रैशनल चॉइस थ्योरी है, देखिएगा रैशनल चॉइस थ्योरी जो होती है हमारी तर्क संगत चयन दृष्टिकोण जो होता है वो ना तो पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच ऑपरेट होता है विदाउट फीडबैक मैकेनिज्म, इसकी बात बिल्कुल नहीं करेगा। ना ही आपके सामूहिक व्यवहार जो आपका कलेक्टिव बिहेवियर होता है वो इरेशनल नहीं, इरेशनल और अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक व्यवहार केवल सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक केवल वर्ड दिया गया है ना, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यही सही होगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी गणनात्मक प्राथमिकताओं के आधार पर हम अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए इसको कार्य करते हैं, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हम तर्कसंगत रूप से हमारी रैशनली हम चॉइस करते हैं किसी बात को, तो वही यहाँ पर एक दर्शाया गया पॉइंट में आप ध्यान से पढ़ेंगे देखिएगा। व्यक्ति अपनी गणनात्मक प्राथमिकताएं यानी कि आपकी इंडिविजुअल एक्ट करता है मैक्सिमाइज यूटिलिटी बेस्ड ऑन द कैलकुलेटिव प्रेफरेंसेस, है ना। तो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो यही हमारा रैशनल चॉइस थ्योरी का पूर्णतः आपका जो होता है। ठीक है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी क्या मानता है कि राजनीति में हर व्यक्ति चाहे वो वोटर हो, नेता हो, कोई भी हो, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं हमेशा, और तार्किक रूप से काम करते हैं, तार्किक रूप से, है ना। रैशनल चॉइस थ्योरी आप देख ही पा रहे होंगे, थ्योरी का नाम ही है रैशनल चॉइस थ्योरी। तो अपने स्वार्थ के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं और तार्किक रूप से काम कर रहे होते हैं, वही हमारी रैशनल चॉइस अप्रोच होती है। इंडिविजुअल एक्ट करते हैं मैक्सिमाइज यूटिलिटी, हाँ जी बिल्कुल, अधिकतम उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोग विकल्प वही चुनते हैं जिसमें उनको सबसे ज्यादा फायदा हो और सबसे कम नुकसान, है ना। हमेशा हम
वही चूज करते हैं, वही रास्ता चूज करते हैं जिसमें हमारी जो यूटिलिटी है, आ, हमारी जो उपयोगिता है, हमेशा हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना। हमेशा हम यही वही काम करना चाहते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा हो और लॉस कम, हमारी लागत कम हो और प्रॉफिट हमें ज्यादा मिले, हमेशा हम वही चुनते हैं ना, है ना, वही चुनते हैं। तो बस वही यहाँ पर है। कैलकुलेटेड प्रेफरेंसेस क्या है, लोग अपने लक्ष्यों को लेकर के स्पष्ट होते हैं और बहुत ही समझदार तरीके से हम ले लेते हैं। जैसे किसी के सामने अपॉर्चुनिटी आए कि हम पीएचडी करेंगे या जॉब करेंगे, है ना, पीएचडी करेंगे या जॉब करेंगे, तो अगर आप उस जगह पर हैं, अगर आप उस जगह पर हैं, तो आप सबसे ज्यादा जो है बेनिफिट किस में सोचेंगे। अगर आपको एक प्राइवेट जॉब मिल रही है और आपको अगर पीएचडी करनी है ना, पीएचडी में आपका एडमिशन हो चुका है और प्राइवेट जॉब आपको मिल रही है, तो आप प्राइवेट जॉब करना पसंद करेंगे या फिर पीएचडी करना पसंद करेंगे, है ना। एक ही काम कर पाएंगे एक समय में, या तो आप पीएचडी करेंगे या फिर आप जॉब करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जॉब करेंगे तो हम पीएचडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और अगर हम पीएचडी करेंगे और तो हम जॉब पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मान लिया आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और आप पीएचडी में एनरोल हो चुके हैं। अब एनरोल होने के बाद आपको पता लगता है कि आपको कहीं पर जॉब ऑफर किया जा रहा है और वो जॉब है प्राइवेट। अगर सरकारी होगी तो आप डेफिनेटली अपनी जो पीएचडी है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चॉइस हुई कि आपको पीएचडी करनी है और जॉब करनी है, तो आप डेफिनेटली आप जो है जॉब को ड्रॉप कर देंगे, जॉब को छोड़ देंगे और अपनी पीएचडी पर फोकस करेंगे। तो यही हमारी जो अपने जो लक्ष्य होते हैं, यहीं पर आपकी कैलकुलेटेड प्रेफरेंसेस है ना, ये वाला वर्ड है, बिल्कुल इसको सही बिल्कुल दर्शा रहा है कि लोग अपने लक्ष्यों को लेकर के स्पष्ट होते हैं और वो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। क्योंकि अभी जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट अपना लेकर के चले। जॉब तो आपको बाद में भी मिल जाएगी, है ना, जॉब तो आपको बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन आपके लिए फिलहाल आपके लिए अपना जेआरएफ क्लेम करना, अपना पीएचडी कंप्लीट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है ना। तो ये हमारी तर्क संगत आपका जो सिद्धांत होता है, चयन सिद्धांत होता है, यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता के प्रति उत्तरदायी बनने के लिए पाठ्यक्रम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज not appropriate for the curriculum development aimed at addressing rational socio-cultural and ethnic diversity, विभिन्न हितधारकों की सहभागिता, involvement of various stakeholders, पाठ्यक्रम विकास का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, मूल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्थानीय या क्षेत्रीय अनुकूलन यानी कि लोकल एंड रीजनल एडेप्टिवेशन एडेप्टेशन ऑफ अ कोर नेशनल करिकुलम, और डी ऑप्शन कह रहा है स्थानीय विविधताओं की अनदेखी करते हुए कठोर केंद्रीकृत एकीकृत पाठ्यक्रम विकास करना। तो क्या हमारा यहाँ पर सही होगा, यानी कि नोट अप्रोप्रिएट पूछा गया है, तो नोट अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नोट अप्रोप्रिएट पूछा है तो नोट अप्रोप्रिएट बिल्कुल आपका सही एक्सप्लेन कर रहा है आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। विभिन्न हितधारकों की सहभागिता, हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं हमारा जो करिकुलम होता है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और मूल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्थानीय और क्षेत्रीय अनुकूलन कर रहे हैं, लोकल और रीजनल एडेप्टेशन और कोर नेशनल करिकुलम, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा नॉट अप्रोप्रिएट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। तो ये देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन शायद ये होने वाला है क्वेश्चन आज हमारा, इतना ही रखेंगे सेशन को। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। सीबीए कन्वर्ट करता है बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इनटू मॉनेटरी टर्म्स, वेयरएज सीईए कंपेयर करता है कॉस्ट रिलेटिव टू स्पेसिफिक नॉन मॉनेटरी आउटकम्स। सीबीए मेजर करता है आउटकम इन फिजिकल यूनिट एंड सीईए आपका कन्वर्ट करता है ऑल बेनिफिट्स इनटू मॉनेटरी टर्म्स। नहीं, सीईए इग्नोर करता है कॉस्ट कंप्लीटली, वो नहीं, कॉस्ट को कंप्लीटली वो इग्नोर नहीं करता है। सीईए हमारी जो कॉस्ट है उसको आउटकम के हिसाब से नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जो उसने लगाई है वो देखता है। जबकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस जो होता है आपका जो इफेक्टिवनेस, जो हमारा प्रभाव पड़ा है उस कॉस्ट को
इन्वेस्ट करने के बाद में जो हमारा लर्निंग या आउटकम्स में किसी भी चीज में प्रभाव पड़ा है, जिस पर भी हमने कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस लगाया था, जो कॉस्ट हमने लगाई थी, तो उसका मॉनेटरी आउटकम्स या कॉस्ट के उसमें जो है वो काउंट नहीं करता है, लेकिन मतलब वो हाँ देखता है कि उसने पैसा कितना लगाया था, और प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब इफेक्टिवनेस देखता है कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स कितने बड़े हैं, या हमारी फैसिलिटीज कितनी बढ़ पाई हैं, कितना लोगों को प्रभावित हो रहे हैं, लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं, है ना, कितने बेनिफिट लोगों को मिल पा रही है इसके। बोथ मेथड्स आर इन आइडेंटिकल इन अप्रोच, नहीं बिल्कुल नहीं है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट हो जाता है इसमें। सीबीए कन्वर्ट करता है बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट इनटू मॉनेटरी टर्म्स, और आपका सीएएच कंपेयर करता है कॉस्ट को रिलेटिव और स्पेसिफिक नॉन मॉनेटरी आउटकम्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो लेसन की या प्लानिंग की हमारी जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करता है, तो आपके गैर मौद्रिक परिणामों के अंतर्गत ही वो आ जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, शिक्षा की राजनीति में आलोचनात्मक दृष्टिकोण मुख्यतः यह तर्क देता है कि शिक्षा, हमारा जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन में प्राइमरली आर्ग्यू करता है एजुकेशन के तौर पर। वो क्या कहता है, विद्यमान शक्ति संबंधों और सामाजिक असमानताओं का पुनरुत्पादन करती है। हमारी जो शिक्षा होती है वो रिप्रोड्यूस करती है एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज को, एक तटस्थ संस्था के रूप में कार्य करती है, फंक्शंस एज अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बिना किसी संघर्ष के पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है, प्रिजर्व करती है ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, और ऑप्शन डी कह रहा है विचारधारा से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। क्या ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? क्या ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। विद्यमान शक्ति संबंधों और सामाजिक असमानताओं का पुनरुत्पादन करती है। हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यही कहता है एजुकेशन के बारे में, कि हमारी जो शिक्षा होती है, शिक्षा की राजनीति में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मुख्य रूप से क्रिटिकल थ्योरी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। हमारी ये जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, और उसका मुख्य तर्क है कि आपकी शक्ति संरचना, आपका पुनरुत्पादन और आपकी विचारधारा क्या है ये। आपकी शक्ति संरचना क्या मानती है कि शिक्षा तटस्थ प्रणाली न्यूट्रल नहीं होती है, बल्कि यह समाज के प्रभावशाली वर्ग, जो हमारे डोमिनेंट क्लास होती है, जो हमारे उच्च मतलब एक उच्च क्लास है, एक मतलब एक हायर क्लास है, एक लोअर क्लास है, तो हायर क्लास के लोग जो हमारी डोमिनेंट क्लास इसको कहा जाता है, उसके हितों का हम बढ़ावा देते हैं। तो हमारा शक्ति शक्ति संरचना ये है हमारी शिक्षा की, इनके अनुसार, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार। पुनरुत्पादन क्या है? शिक्षा समाज में पहले से मौजूद वर्ग भेद, जातिगत और लैंगिक असमानताओं को बनाए रखने और उन्हें अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। तो हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? विचारधारा, यह तर्क देता है कि स्कूल अक्सर शासक वर्ग की विचारधारा को वैध बनाने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है ना? तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। मतलब ये जो हमारा ए ऑप्शन है, इसमें तीनों ही ये चीजें आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंग्लिश में दिया हुआ है आपको यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। समाजशास्त्री टलकट पार्सन्स ने सामाजिक विविधन में तीन कारणात्मक कारकों का उल्लेख किया है। तो सोशियोलॉजिस्ट हमारे टलकट पार्सन्स थे, इन्होंने मेंशन किया थ्री कैजुअल फैक्टर्स फॉर सोशल डिफरेंशिएशन। तो वे थ्री फैक्टर्स क्या है? अभाव प्रतियोगिता सहयोग यानी कि शॉर्टेज कंपटीशन और कोऑपरेशन, प्रदर्शन स्तरीकरण और संघर्ष यानी कि परफॉर्मेंस स्ट्रेटिफिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट, हमारा पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटीज, पोजीशन क्वालिटी और परफॉर्मेंस। तो क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? क्या आंसर सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, जिसमें हमारा ऑप्शन आता है स्वामित्व, यानी कि आपकी पोजीशन और आपकी क्वालिटीज गुण और आपका प्रदर्शन। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाता है। टलकट पर्सन ने ये भी कहा था कि हमारा जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो अच्छा है, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन अगर नहीं होगा तो सब लोग बाबू बनने की कोशिश करेंगे, और ये जो हमारे जो काम एक तरह से एक जो स्तरीकरण है, ये सभी के काम जो है सभी को उनकी क्षमताओं के हिसाब से, सबकी अपनी कास्ट के हिसाब से सब कुछ जो है बटे हुए हैं। तो वैसे तो अभी कोई कास्ट वगैरह का ऐसा कुछ रहा नहीं है, पहले हुआ करता था ये, जब वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी इंडिया में। लेकिन मतलब बात ये है कि जो लोग
बड़े बड़े बाबू बने बैठे हैं, उनके अंडर अगर कुछ लोग नहीं काम करेंगे, तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, मतलब हर कोई जो है बाबू बनने का प्रयास करेगा। तो ये हमारे जो रोजमर्रा के काम, जैसे हमने ये देखा होगा कि हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, अगर इलेक्ट्रिशियन उस काम को करने से मना करते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो ही ना, तो उस काम को कौन करेगा? है ना? खुद सोच करके देखिएगा। हमारे मकान, घर मकान बनते हैं, घर मकान जब हमारे बनते हैं, तो उसके लिए हम मिस्त्री साहब को बुलाते हैं, है ना? आर्किटेक्चर आता है। तो अगर ये काम बटे हुए नहीं होंगे, हर कोई इंसान जो है दुकान खोल करके बैठना चाहेगा, तो कंपनीज में काम कौन करेगा? कंपनीज कैसे चलेंगे? हमारी फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी? अगर मजदूर लोग काम नहीं करेंगे, तो वो काम जो है कौन बाबू करने आएगा? है ना? तो यही हमारा जो टालकट पार्सन्स ने स्ट्रेटिफिकेशन को बल्कि अच्छा बताया था। यहाँ पर मतलब मैंने जनरल बात बताई है, टालकट पार्सन्स ने कहा था स्वामित्व क्या है? पोजीशन, जिसमें आपकी भौतिक वस्तुएं, संसाधन, जैसे कि आपकी धन है, संपत्ति है, इसका स्वामित्व हमारा शामिल होता है, इनके पास ये होता है। दूसरा है गुण, क्वालिटी है, ये व्यक्ति की आंतरिक क्षमताएं होती हैं, हमारी जो क्वालिटीज होती हैं, हमारी जो खुद की आंतरिक क्षमताएं होती हैं, जैसे हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पढ़ा, है ना? तो स्ट्रेंथ क्या है? हमारा गुण है, वो अच्छी हमारी शक्ति है। तो वे आंतरिक क्षमताएं हैं या विशेषताएं हैं, जैसे आपकी बुद्धिमत्ता होगी, आपकी इंटेलिजेंस होगी, आपके पास जितनी ज्यादा बुद्धिमत्ता होगी, आपकी शारीरिक शक्ति होगी, उस तरह का आपको काम दिया जाता है ना? तो हमारी वो क्वालिटीज है, हमारी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हमारा हमें पैसा दिया जाता है, हमारे हमसे काम लिया जाता है। प्रदर्शन क्या है? परफॉर्मेंस, ये समाज में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों, हमारा जो कार्य किया गया काम है और उसका जो रिजल्ट है, और उनके निष्पादन की शैली को दर्शाता है। हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी तो हमें पैसा मिलता है ना बहुत बार। आपने देखा होगा कि जैसी हमारी परफॉर्मेंस होगी, वैसा हमारा, जैसा हमारा काम होगा, वैसे ही हमें पैसा मिलता है। तो उसी हिसाब से बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम के दार्शनिक वैचारिक आधार में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? दार्शनिक वैचारिक यानी कि फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कंसिस्ट करता है। क्या वास्तविकता है? क्या सत्य है? क्या अच्छा है? और समाज क्या है? क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे? फटाफट से एक अंदाजा लगाएंगे, गैस वर्क लगाएंगे। हमारा जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होता है, दार्शनिक या वैचारिक आधार जो होता है, वो हमेशा किसकी बात करता है? व्हाट इज रियल, व्हाट इज ट्रू, और व्हाट इज गुड। सोसाइटी क्या है, ये हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखेगा ना, है ना? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे जो दार्शनिक आधार है, इसकी तीन मुख्य शाखाएं होती हैं। ठीक है? सबसे पहले हमारा जो क्या वास्तविकता है, वास्तविक क्या है या वास्तविकता क्या है, ये हमारी ओंटोलॉजी से संबंधित होता है, जिसको हम अस्तित्व मीमांसा कहते हैं। हमारी जो मेटाफिजिक्स की शाखा है ओंटोलॉजी, है ना? कई शाखाएं हमारी मेटाफिजिक्स की, 6 शाखाएं हैं, 6-7 शाखाएं हैं मतलब। लेकिन व्हाट इज रियल, इसका जो आंसर है वो आपके ओंटोलॉजी के पास है। जब भी हम ओंटोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें इसी तरह के सवाल जो है इंसान फाइंड आउट करने का प्रयास करता है। दूसरा क्या है? क्या सत्य है, ये हमारी ज्ञान मीमांसा यानी कि हमारी एपिस्टेमोलॉजी होती है ना? फिलोसफी की 3 ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, है ना? तो ये 3 शाखाएं हैं, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और आपकी जो तत्व मीमांसा, है ना? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ठीक है? तो ज्ञान मीमांसा हमारी संबंधित है किससे? कि सत्य क्या है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, वो है हमारी मूल्य मीमांसा से संबंधित है, क्या अच्छा है। हमारी वैल्यूज की बात इसमें हो जाती है। एक्सियोलॉजी में एथिक्स, एस्थेटिक और लॉजिक, ये 3 चीजें आती हैं। तो एक्सियोलॉजी उसी का पार्ट है। व्हाट इज गुड रिलेट टू एक्सियोलॉजी। तो तीनों मिलकर के हमारे पाठ्यक्रम के दार्शनिक विचारधारा का निर्माण करते हैं। ठीक है? समाज क्या है? हमारे समाजशास्त्री आधार से संबंधित होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। वैसे हमारी क्वेश्चन क्लास का शायद ये चलिए जो भी है, हमें नंबर से क्या मतलब। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला मुख्य कारक नहीं माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसिडर्ड अ मेजर फैक्टर प्रमोटिंग सोशल चेंज, है ना? सोशल चेंज को प्रमोट करने वाला नहीं माना जाता है। भौतिक सामाजिक अलगाव, राजनीतिकरण, शहरीकरण और धर्मनिरपेक्षता। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? क्या आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर? जल्दी फटाफट से देखेंगे, बताएंगे क्या होगा। भौतिक और सामाजिक अलगाव हमारी फिजिकल एंड सोशल आइसोलेशन जो है प्रभावित नहीं करता है। हमारी सामाजिक परिवर्तन उन प्रक्रियाओं से होता है जो हमारे समाज में अंतः क्रिया और विकास को बढ़ावा देती है ना? सामाजिक परिवर्तन हमारी वे प्रक्रियाएं जो है फॉलो करती हैं, जो आपके समाज में अंतःकरण या अंतः क्रिया यानी कि इंटरेक्शन और डेवलपमेंट करती है सोसाइटी का। भौतिक और सामाजिक अलगाव अंतः क्रिया को कम करता है।
है ना? जब हम भौतिक और मतलब फिजिकल और सोशल रूप से हम आइसोलेट करेंगे अपने आप को, आइसोलेट करके रखेंगे हम अपने आप को, और ये इंटरेक्शन को रिड्यूस करते हैं। हम आइसोलेट करेंगे अपने आप को, जैसे आइसोलेट करना क्या होता है, अपने आप को बंद रखना, ज्यादा बातचीत नहीं करना। तो फिजिकली और सोशली रूप से हम अपने आप को जो है बांध करके रखेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा ज्यादा लोगों से नहीं हो पाएगा, और जिससे हमारे अंदर सोशल चेंज नहीं आ पाएगा। क्योंकि सोशल चेंज जो है सबसे पहले इंटरेक्शन से होता है, उसके बाद बाकी सभी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, शहरीकरण, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी आपके प्रभावित करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से करेंगे इसको ना। ठीक है, जितने हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप जो है आंसर कमेंट सेक्शन में, जो लोग भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो ये जो है मुझे होमवर्क में आंसर करेंगे। ठीक है, होमवर्क में आंसर करेंगे मुझे इस क्वेश्चन का, और मैं वेट करूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर का। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी को। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है ये, जो सी नेट का जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, यूपी जीडीसी का एग्जाम अभी 31 मई को होने वाला है एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और भी महत्वपूर्ण सेशंस